सो प्रीवियस लेक्चर की बात करें अगर हम, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमारा पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे था, जिसपे हमने डिफरेंट तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे हो सकता है, उसकी डायरेक्शन और उस पे सारा डिस्कशन किया हुआ था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे। उससे प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने फोर्सेस क्या इवैल्यूएशन किया हुआ था कि फोर्सेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू अ वायर, ड्यू टू डिफरेंट वायर एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से फोर्सेस का कैलकुलेशन किया हुआ था। सो बेसिकली लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 पे सारे टाइप ऑफ फोर्सेस थे। लेक्चर 3 पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन किया था और लेक्चर 4 पे हमें इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करना हुआ है। दो बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है, उसका हमें डिस्कस करना हुआ है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट वाइज मैं बता दूं यार, मतलब इंस्ट्रूमेंट वाइज मैग्नेटिज्म में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दो इंस्ट्रूमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल ही है, ठीक है, और आपके बोर्ड्स में भी है एक, दो में से एक आपके बोर्ड्स में भी है। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर सब्सटेंसेस, उस पे नियरली 4 हम और पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से एक है गैल्वेनोमीटर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। गैल्वेनोमीटर के दो यूजेस होते हैं, वोल्ट मीटर और अमीटर, तो ये हमने पढ़ रखा है, बट हम एक बार एटलीस्ट वहाँ पे फिर से थोड़ा सा नेम वाइज डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इनसाइड वर्किंग कैसी है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही है, सिर्फ हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने, दैट्स इट। उसके बाद फिर इसीलिए मैंने बोला था कि आप प्रैक्टिस पूरा कर सकते हैं, ये चैप्टर का किसी भी बुक में से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। एक तो उसमें से काफी सिंपल है, बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अच्छा, कोई बताए आपको नेम सुन के क्या लगता है इसका वर्किंग क्या होगा, क्या क्या चीजें इसमें होंगी? क्योंकि जो नेम रखा जाता है थोड़ा सोच के रखते हैं। आप बताएं थोड़ा सा कि नेम से आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, कोई आंसर करे। जस्ट मास के ऐसे कुछ तो क्या करेंगे इसमें? मा मतलब वो सर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि वो एटॉमिक मास निकालने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ बट ठीक है, मास निकालेंगे, मास कैसे निकालेंगे, नेम से क्या क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा और बताएं। ये तो क्लियर हुआ कि ठीक है मास के बारे में कुछ तो कैलकुलेशन कुछ तो करेंगे हम लोग, और कोई बताए कुछ? सर वो E/m रेशियो लेते थे। ई बाई एम रेशियो, ठीक है, वो ई बाई एम रेशियो तो इसने किया हुआ है। ई बाई एम रेशियो क्या नाम है उस साइंटिस्ट का, उन्होंने एक दूसरा सेटअप बनाया, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ था, ठीक है, जे थॉमसन ने बताया ई बाई एम रेशियो। तो यहाँ पर हम ई बाई एम रेशियो नहीं निकालने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और करने वाले हैं। ई बाई एम रेशियो में थोड़ा सा क्लियर है। अब वर्ड से बताओ, मतलब एक वर्ड हो गया मास, आगे स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब क्या हो सकता है, वो बताएं कोई। सर लाइट या फिर स्पेक्ट्रम। हाँ, स्पेक्ट्रम मतलब क्या, आप ऑलरेडी स्पेक्ट्रम रिलेटेड एक चीज एक स्टडी कर चुके हैं, क्या आपको कोई भी स्पेक्ट्रम रिलेटेड याद है, कुछ भी, कुछ आपने क्लास 11th में स्पेक्ट्रम रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है जहाँ वीएंस। पे, या बताएं। सर वीएंस डिस्प्लेसमेंट वाला था। वेरी गुड यार, वेरी गुड। वीन्स डिस्प्लेसमेंट जो था वो थर्मल स्पेक्ट्रम ही होता था पूरा, वेरी गुड यार। सो स्पेक्ट्रम को किया क्या जाता है, मतलब स्पेक्ट्रम जो है वो हम अचीव करते हैं, सपोज मतलब कोई भी हमने एक यहाँ पे प्लेट रखी हुई है, ठीक है, और इस पे वो लाइट पार्टिकल्स का इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पूरा स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो चीज।
तो स्पेक्ट्रोग्राफी कुछ ऐसे ही है, हम एक हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी जिसपे कोई चीज हिट करेगी, तो हम उस हिट के पॉइंट को मेजर करेंगे कि यार ये कहाँ पर हिट हुआ है, उस ब्राइटनेस और उसके लाइटनिंग इफेक्ट के वजह से। ठीक है, तो बेसिकली स्पेक्ट्रोग्राफी हमें यहाँ पर देखना है। तो सेटअप बहुत ही सिंपल है, अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली हमें करना क्या है, समझे। मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ आपके बोर्ड्स में नहीं है, तो हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ काम की बात डिस्कस करेंगे। ओके, चले देखें, सपोज एक चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने यहाँ से एंटर कराया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ। अब बताओ, यहाँ पर तो प्लस और माइनस की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसा लगेगा? डाउनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है मतलब पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, तो फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। समझे आप, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सेटअप पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि किसी V से जा रहा है, ठीक, ये पॉजिटिव क्यों है, आप ये समझे क्या कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अब बताओ, मुझे चाहिए कि वो सीधा जाए, डिस्टर्ब नहीं हो, मुझे चाहिए कि वो डिस्टर्ब नहीं हो, सीधे निकल जाए, तो क्या करना चाहिए? एक मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा? ऊपर। अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब बताओ, अगर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखनी पड़ेगी हमें, बताएं। Near to the plane. सबको समझ आया? थंब, राइट हैंड थंब रूल, और बेसिकली मैं पाम रूल बोलूं तो, ठीक है, सो राइट हैंड पाम रूल क्या, थंब फॉरवर्ड, फोर्स ऊपर आने वाला है मतलब परपेंडिकुलर टू द पाम ऊपर होना चाहिए, तो फिंगर्स कहाँ है, इनटू द प्लेन होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। वेरी गुड यार, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होने वाली है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो इनटू द प्लेन होने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में नहीं है तो मैं ऐसा थ्योरी बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ काम की बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये बताओ, दो चीजें हैं, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम मैनेज कर रहे हैं, तो मतलब ई क्या है, एडजस्टेड है, एडजस्टेबल है, डन। अच्छा, ई एडजस्टेबल है, उसके बाद बताओ बी भी क्या है, ये भी एडजस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये समझाओ, बिकॉज द चार्ज इज नॉट गोइंग टू डेविएट, हमें ई और बी ऐसे चूज करने हैं, द चार्ज शुड नॉट डेविएट, डन। समझ आया ए और बी कैसे यूज करने हैं, द चार्ज शुड नॉट डेविएट। तो क्या करना चाहिए हमें पता है कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, सो चार्ज डज नॉट डेविएट, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, जीरो है। इसका मतलब एफ मैग्नेटिक को किसने बैलेंस कर लिया है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैग्नेटिक ने बैलेंस कर लिया।
डन। अच्छा, फॉर्मूला बताएं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। QVB QVB QVB, गुड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का? QV2 QNP तो इसका मतलब जो स्पीड गेन होने वाली है वी कैन मैनेज दैट। समझ आया? वी कैन हैंडल दैट स्पीड। तो वो स्पीड हमें यहाँ पर पता चली कितनी होगी, E बाई बी। अब वो स्पीड का करेंगे क्या हम, देखो स्पीड मतलब अब वो चार्ज तो अंदर चला गया, ठीक, लेकिन हमें उसे चेक करना है किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, कि यार वो कितना दूर आ रहा है। समझ आ रहा है? फोटोग्राफिक प्लेट में सोचो यहाँ हिट कर देगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना दूर हिट किया। तो बट अच्छी बात क्या होगी, हमें उसे अगर हिट कराना है तो हमें चाहिए कि वो ऐसे टर्न हो जाए। तो मतलब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो लेट से हमने यहाँ पर एक बी डैश मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। अब बताओ इसे ऐसे टर्न कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? इसे फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ टर्न कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जल्दी से चेक करें। आउटवर्ड। आउटवर्ड, वेरी गुड। सो थंब हमारा इस तरफ, हमें फोर्स चाहिए डाउनवर्ड। जल्दी से देख लो, थंब हमारा इस तरफ, हमें फोर्स चाहिए डाउनवर्ड, मतलब फिंगर्स कहाँ होनी चाहिए, अबव द प्लेन। तब आप जो है फोर्स को डाउनवर्ड पा पाएंगे। तो टू क्रिएट दिस सिनेरियो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखी जाती है विच इज आउट ऑफ द प्लेन। यार सबको समझ आ रहा है यार, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं सर। ओके, वेरी गुड यार। तो ये हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वो वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो स्पीड एडजस्ट करती है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको टर्न कराने में हेल्प करेगी। डन। तो ये पार्ट के लिए इधर यहाँ आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कैसा सर्कल बना रहा है। समझ आया? तो ये कहीं पे भी हिट कर सकता है, अब हमें नहीं पता, जो भी सिचुएशन रहेगी वो वहां पे हिट कर सकता है। डन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल आया होगा वो एनर्जी लेके आया होगा, और वो एनर्जी किस मैग्नेटिक फील्ड में यूज होगी, यहाँ पर। समझ आया? तो इसका मतलब ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, या बात करें इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो किसके इक्वल होने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। अच्छा बताओ, आपको फार्मूला याद है, रेडियस का फार्मूला क्या आने वाला है? V by QB Q अगर आर का फार्मूला पूछ रहे हैं, आर रेडियस का, V upon QB। सो इट इज एम वी अपॉन क्यू बी। सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एम वी अपॉन क्यू बी मतलब एम के प्रोपोर्शनल आता है रेडियस। तो वही इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रूव किया गया कि ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है ये हो जाएगा क्यू वी बी डैश। ठीक है, तो यहीं से ये चीज निकल रही है कि ये जो m है वो प्रोपोर्शनल टू r आने वाला है। ठीक है, सो m इज इक्वल टू, बात करें तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r को नीचे l ले आएंगे, सो क्यू बी डैश बाई r मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो क्यू आर बी डैश बाई वी। तो v हमने कांस्टेंट रखा है, सारी चीजें हमने कांस्टेंट रखी हुई है, हम सीधे बोल सकते हैं कि यार m प्रोपोर्शनल टू r आता है। तो पर्पस क्या है स्पेक्ट्रोमीटर का, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हम फॉर्मूले से जानते हैं। यहाँ पर चाहिए तो मैं साइड में आपको ये फॉर्मूला लिख के रखता हूँ कि R इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है हमारा एम वी बाई क्यू बी, उससे ही जज हो जाता है। ऐसा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है सेपरेटली से। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि स्पेक्ट्रोग्राफ काम किस चीज के लिए आता है वो देखें। तो इसका काम आता है मास रेशियो चेक करने में, कि डिफरेंट चार्ज पार्टिकल का उसके डिफरेंट आइसोटोप्स का मास किस रेशियो में है वो हम बता सकते हैं जस्ट बाय मेजरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में वो कहाँ पे जा रहा है उस बेसिस पे बता सकते हैं। तो अब बात आई क्वेश्चन सॉल्विंग में।
क्वेश्चन सॉल्विंग में कभी कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन होगा बस ये इस पे देगा और आप इसमें रेशियो बना लेंगे। सिर्फ एक चीज ये एक्स्ट्रा मिली है आपको कि वी मैनेज कैसे कर सकते हैं क्यू और ई और बी को एडजस्ट करके। समझ आया सबको? तो मुझे लगता है इसमें कुछ उतना इशू नहीं है, आप लोग कर लेंगे। ई और बी को एडजस्ट करना वो एक फॉर्मूला हो गया, और ये आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते थे, तो एडजस्टमेंट उसका आराम से हो जाएगा। चलो बताए मास स्पेक्ट्रोग्राफ में किसी को कोई डाउट? सर या सर वो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं क्या, मतलब? हाँ, सेंटर नहीं, कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में जाती है तो हम ये बोलते हैं टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स एंड हु इज प्रोवाइडिंग दैट फोर्स, इस तरीके से हम इक्वेट करते हैं। हाँ तो सेंट्रीपिटल मींस जिस तरफ फोर्स होगा उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये तो आपको क्लियर है कि इसका काम क्या है, मास रेशियो चेक करने के लिए। एक और टर्म यूज होता है स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसका ऐसा कुछ काम नहीं है, आपको वर्ड याद रखना है। मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है एग्जैक्टली in mass spectrometer, E and B are adjusted मीन्स ई एंड बी को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो जो प्लेट्स होती है उस पे हमें एक जगह पे कुछ इलेक्ट्रिकल सेंसर लगा के रखते हैं, और हम इस तरीके से ई बी सारे एडजस्ट करते हैं कि वो सारे पार्टिकल कहाँ पर आते हैं, एक ही जगह पर आते हैं। तो बेसिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो पार्टिकल यहाँ पर हिट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हमें ई और बी कितना लगा। तो बेसिकली इससे हम बी की वैल्यू मैनेज करके भी हम गेस कर सकते हैं कि उसके डिफरेंट मासेस क्या क्या होंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आर क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ मतलब प्लेट पे डायरेक्टली रीडिंग लेके हमने करना है, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर में हमने किसको कंट्रोल कर दिया है, आर को फिक्स किया है, हमने उसकी लोकेशन फिक्स कर दी है, और क्या चेंज किया है, बी को चेंज किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज चेक करते हैं कि क्या होगा। तो इस टाइप के पार्ट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑल्दो बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ लिखना है, स्ट्रेट पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोमीटर में क्या रहता है, आर कांस्टेंट। ठीक है, आर फिक्स करने का ट्राई करते हैं, और जबकि स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करते हैं, आर के ही रेशियो निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर है? हाँ यस सर। हाँ, so E and B are adjusted so that all charges fall on same point. ओके, तो यार मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एकदम ओके होगा सबको। दो ही चीज़ें हैं, एक पे हम उसको वी को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे एंटर कराते हैं, और उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग उनका मास रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, सो मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज ओके आई गेस।
नेक्स्ट है जो मैंने बताया कि हमें 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है साइक्लोट्रॉन। ओके, और साइक्लोट्रॉन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में भी है। ठीक है, तो सबको ये चीज़ याद रखना है, साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि बोर्ड्स में भी है और बहुत अच्छे से इसे समझना है। डन? अच्छा, हाँ अब देखें, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन में होता क्या है और मतलब कैसे काम करता है। अच्छा, एग्जैक्ट इसका मेन काम है पार्टिकल एक्सेलरेटर। सो इसका एग्जैक्टली काम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर। नॉर्मल पार्टिकल नहीं, चार्ज पार्टिकल बेसिकली। इट इज अ टाइप ऑफ ओके, सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है मेन। अब 3D फिगर तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं 2D में बनाता हूँ कि अगर इस फिगर को मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखूँ तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो पहले मैं बनाऊंगा यार साइड व्यू। अगर मैं इसे साइड से देखूंगा तो कैसा दिखेगा? आपको तीनों बनाना है, साइड व्यू भी और ये भी। तो साइड व्यू से अगर मैं देखूं तो ऊपर हमें एक मैग्नेट दिखेगा और नीचे हमें एक मैग्नेट दिखेगा। तो बेसिकली हमें ऊपर और नीचे 2 बड़े मैग्नेट दिखने वाले हैं अगर हम साइड से देखेंगे। और फिर बीच में ओके, साइड व्यू सबको समझ आया यार? साइड से देखोगे तो 2 मैग्नेट दिखेंगे और यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ये दिखेंगे। अच्छा, अगर ऐसे मैग्नेट है तो इसका मतलब ये मैग्नेट करना क्या चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ये लोग लाएंगे? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। हाँ किसी को कोई डाउट? अच्छा, तो इसका मतलब ये अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ दिखेगी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड दिखेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो है, ये जो स्क्वायर शेप दिख रहे हैं, इसका हम टॉप व्यू बना देते हैं कि टॉप से देखने में कैसा दिखेगा। तो इसका हम टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक, चलिए इसका टॉप व्यू देखें। तो अगर आप इसे टॉप से देखेंगे तो ये बेसिकली आपको ऐसा दिखने वाला है, डी शेप का दिखने वाला है चैनल। समझ आया यार क्या? अच्छा, यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसी है वो मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द इनटू द प्लेन। ठीक है, तो बताओ किसी को फिगर स्ट्रक्चर में, साइक्लोट्रॉन के स्ट्रक्चर में कोई टेंशन हुई? स्ट्रक्चर समझ में आया साइक्लोट्रॉन का? ओके, अब ये जो बड़े बड़े से आपको 2 डिस्क दिख रही हैं, हाफ डिस्क दिख रही हैं, ये है क्या? बेसिकली इनको डीज बोलते हैं। क्यों डीज बोलते हैं? नेम समझ गए, जस्ट वो डी के शेप की दिखती हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है कि इनको बैटरी सॉरी एक सोर्स से कनेक्ट करके रखा जाता है डीज को। ये मेटेलिक डीज है, इनको एक सोर्स से कनेक्ट करके रखा जाता है। और इस बार मैं बैटरी नहीं बना रहा हूं, मैं एक ऐसे टाइप का सोर्स बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है समझे? इट इज अ एसी सोर्स।
ये जो हम बनाते हैं ये क्या है? डीसी सोर्स। ये डीसी सोर्स है। ये डीसी सोर्स को बनाने का पैटर्न है। और ये जो सर्किल के अंदर कर्ल है ये किसका है? एसी सोर्स के लिए है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई? हाँ, तो बेसिकली अगर हम देखें इस सेटअप में देखें तो दो चीजें होने वाली हैं। क्या? एक तो मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाली है और एक हमने क्या डाल दिया है उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दिया है। क्लियर? अच्छा, हाँ अब ये जो सोर्स है इसका फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होता है। सो चाहिए तो मैं पूरा लिख देता हूँ, इट इज अ हाई फ्रिक्वेंसी एसी सोर्स। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा फ्रिक्वेंसी हाई क्यों होनी चाहिए। और फ्रिक्वेंसी इवन रेंज जो होती है वो 10⁶ तक की रेंज में भी होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है। अच्छा, अभी ये बताओ कि जो हमारे घर में एसी करंट आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जो हमारे घर में एसी करंट आती है, कोई बताए? कभी किसी इंस्ट्रूमेंट में देखा नहीं क्या आपने? सारे इंस्ट्रूमेंट में लिखी रहती है। अरे किसी ने नहीं देखा? कोई भी घर का कोई अप्लायंस उठा लो, चार्जर, मोबाइल, कुछ भी बताओ उसमें क्या लिखा होता है? या सर चार्जेबल लाइट में देखा था, हाँ, क्या लिखा रहता है? एसी लिखा होता है। हाँ, एसी के आगे कुछ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी होती है। सर 50-60। वेरी गुड, 50 to 60 ये लिखा होता है। 50 to 60 हर्ट्ज। हमारे घर में जो आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। ठीक है, बट वो जो चार्जर होता है वो ऐसा लिखा होता है कि 50 to 60 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अगर वेरिएट हुई तो फिर वो चार्जर खराब हो सकता है। इवन करंट उसमें कम है, मतलब करंट ओके, बट अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चेंज हुई तो अप्लायंस खराब हो सकता है। तो हमारे घर में किस फ्रिक्वेंसी की आती है करंट? 50 to 60 हर्ट्ज। और बेटा साइक्लोट्रॉन में कितनी यूज होती है? 1 मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, चले खैर वापस आते हैं, हमारा काम है साइक्लोट्रॉन समझना। तो यार स्ट्रक्चर समझ आया सबको साइक्लोट्रॉन का? हाँ सर। अच्छा, हाँ। वापस आते हैं। अब देख लेते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर होने क्या वाला है, काम क्या करने वाले हैं वो देखें। तो टॉप व्यू साइड व्यू से हमने उसके 3D फिगर को नहीं बनाया और उसको 2D में ही समझ लिया है कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। अच्छा, ये समझ जाओ ना, ये थिकनेस, ये यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कोई भी घूम सकता है, आप देख रहे हो? साइड व्यू से समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे गैप है एक। क्लियर? टॉप व्यू से इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, साइड व्यू से समझ में आ रहा है कि वो गैप है, वहां पर कोई भी अंदर घूम सकता है। तो ये मत पूछना कि सर ये प्लेट में ऐसे कैसे वो हो रहा है, इस प्लेट की थिकनेस है। आप ऐसे बुक में देखोगे तो ऐसे इसको ऐसे, हाँ ऐसा कुछ इस टाइप पे बना देते हैं। ठीक है, ऐसा 3D में कि वो दिखे कि क्या है उसके अंदर। अभी देखेंगे, हम देखेंगे एक फिगर, पहले हम समझते हैं। अब हमने किया क्या, इसको लगा रखा है एसी से, एसी सोर्स। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एसी सोर्स का काम क्या है, वेरिएबल। एसी सोर्स बदलता रहता है थोड़ी देर में। तो इसका मतलब ये है कि एसी सोर्स में देखें तो थोड़ी देर प्लस रहेगा, फिर माइनस, प्लस रहेगा, फिर माइनस, ऐसे बदलता रहता है। ये जोन प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस। इसका मतलब पहले ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर नेक्स्ट हाफ में ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। समझ आया एसी सोर्स में क्या होने वाला है? हाँ ठीक है, अब होता ये है कि हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को कुछ स्पीड वेलोसिटी देके हमने छोड़ दिया। डन। तो अगर हमने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से वेलोसिटी देके कुछ छोड़ा तो अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कौन एक्टिव हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो हम तुरंत यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो क्या होगा, ये पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेट होगा, चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन, क्या नहीं, एक्सेलरेट होगा।
और ये प्लेट अगर प्लस है और ये प्लेट अगर माइनस है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो आप समझे, मैं ये फिगर यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि ये पार्टिकल अब राइट साइड पे एक्सेलरेट होने वाला है, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाएगा। डन। अच्छा, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा तो सिचुएशन क्या आ जाती है, यहाँ पर सिचुएशन रखी जाती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डीज के अंदर रखी जाती है, यहाँ बीच में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उससे सिचुएशन कैसी आती है क्या, कि अब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाएगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, जो ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। साइक्लोट्रॉन में यहाँ पर इस स्पेस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और इस स्पेस में रहती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझ में आया कि इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी इस पॉइंट पर आकर। हाँ, ठीक है, अच्छा, अब जब स्पीड बढ़ेगी तो ये एंटर करने का ट्राई करेगा इसके अंदर, यस, इसके अंदर, बट अब मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा इसमें। हाँ, ठीक है, मतलब ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब ये जो टर्न है इधर इस तरफ हो सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो लेट से अब क्या करेगा, ये एक सर्कल बनाएगा, समझ आया, और अब ये बाहर निकलेगा। तो जैसे ये बाहर निकलेगा इस पे तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अपोज करेगा ना, आप इस तरह देखो, ये प्लेट प्लस है कि माइनस है और ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जाएगा अभी ऐसे, अभी किसी रीजन की वजह से ये चार्ज घूम गया और ऐसे आ गया, तो बताओ अभी यहाँ पर तो स्पीड बढ़ गई, यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी क्या। अब जब ये चार्ज रिटर्न आएगा क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी क्या। यार, समझना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रोसेस नहीं समझ पाए साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है तो गड़बड़ हो जाएगा, लिख नहीं पाओगे आप लोग, समझो। तो ये स्पीड बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि प्लस इससे रिपेल करेगा। तो अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ आया क्या। हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जितनी देर ये अंदर था उतनी देर बाद मैं इसे क्या कर दूं, बदल दूं। समझ आया। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि इसलिए यहाँ पर एसी सोर्स यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि वो टाइम कितना अंदर था मैग्नेटिक फील्ड के, और जब फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होगी तो ये यहाँ पर बाहर जब आएगा तो इसकी स्पीड बदल जाएगी। क्लियर। तो अभी क्या करता हूँ, यूजुअली कैसे भी हो सकता है, देखो इधर जरूरी नहीं है कि वो एकदम परपेंडिकुलर एंटर करे और ऐसा सेमी सर्कल बनाए और सीधा निकले। ठीक है, वो रैंडम भी थोड़ा सा टिल्टेड भी जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग भी सर्कल कर सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रेट ही रहेगा वो और फिर सर्कल, फिर बाहर, फिर सर्कल, ऐसे ऐसे करेगा, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सा हम जैसे भी उसे एंटर कराएं तो ऐसे भी कर सकता है वो। ठीक है, इस टाइप भी हो सकता है, बट यहाँ पर फिगर अच्छा रहा है इसलिए मैं 90 डिग्री पे ही उसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब ये 90 डिग्री पे आया, बट हमने क्या की, फ्रीक्वेंसी स्विच कर दी, इसको नेगेटिव कर दिया, तो वो अब फिर से एक्सेलरेट हुआ। अब अगर इसकी वी बढ़ गई तो ये बड़ा सर्कल बनाएगा ना, हाँ। तो ये बड़ा सर्कल बनाएगा। अब बड़ा सर्कल बनाएगा तो क्या टाइम पीरियड बदलेगा क्या, चेक करो, टाइम पीरियड क्या होता है, m/qb into theta। क्लियर। अच्छा, ये बताओ कि ये जो टाइम पीरियड है ये कहीं भी वी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, नहीं, तो एम भी फिक्स, क्यू भी फिक्स, सब कुछ फिक्स। तो इसका मतलब वो रेडियस जरूर दूर जाएगा बट स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है।
ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर अगर स्पीड और ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच हो गई है टाइम पीरियड के बाद, तो इसका मतलब अब ये और बड़ा सर्किल बनाने वाला है। अब ये और बड़ा सर्किल बनाएगा और फिर से बाहर निकलेगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर और बड़ा सर्किल बनाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर एक इजेक्टर लगा होता है और यहाँ से वो निकल आता है, ठीक है, लास्ट में एक इजेक्टर होता है। तो ये पूरा सेक्शन है जहां पर उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इन सेक्शंस पे भी स्पीड उसकी बढ़ रही है। समझ आया सबको साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द वेलोसिटी और सर्किल में वो रेडियस की वजह से बढ़ रहा है, बट ये बहुत ही इनएफिशिएंट मैनर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है। आप देख रहे हो ना, हमें सर्किल में क्यों घुमाना पड़ रहा है कि वो उतने टाइम बाद वापस आ जाए, फिर से एक्सेलरेट करें। अदरवाइज अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट किया तो आपके पास स्पेस कम पड़ेगा ना, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको लाइट की स्पीड जितना एक्सेलरेट करा सको। तो आपने अगर मूवीज में देखा होगा और अगर आपने रियल में भी देखा होगा, तो ऐसे एक टनल बनी होती है, आपने देखा एक टनल बनी होती है जिसमें पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, तो वो एक इनडायरेक्टली बड़ा साइक्लोट्रॉन ही होता है। और मतलब जो एग्जैक्टली बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन होते हैं उनकी जो रेडियस होती है ना, ये ऐसा 20 किलोमीटर तक होती है। एक बड़े बड़े सिटी के एरिया से भी बड़ी बड़ी इनकी रेडियस होती है। तो ऑलरेडी हमें रेडियस पूरा ऐसा डी ना बना के वो लोग क्या करते हैं, उन्हें जब पता है कि ये सर्किल है तो सिर्फ पाइप्स यूज करते हैं। समझ आया, डिफरेंट पाइप्स यूज करते हैं और उनको कनेक्ट करके रखते हैं। तो अभी जब मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल को किस रेडियस में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे कनेक्ट करके पाइप ही बिछाते हैं पूरा। समझ आया सबको। तो पूरा डीना बना के पाइप बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रखते हैं। तो ये बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन होते हैं। साइक्लोट्रॉन का साइज काफी बड़ा होता है, एक छोटा भी पार्टिकल एक्सेलरेटर लोगे तो बहुत ज्यादा है। और जहाँ पे रिसर्च सी पे चल रही है, एक पार्टिकल को सी की स्पीड से अगर रन कराना चाहते हैं तो उसे काफी एक्सेलरेट हमें करना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ यार, साइक्लोट्रॉन का सबको समझ में आया कि एग्जैक्टली वर्किंग क्या है? हाँ सर। तो बात कर लेते हैं वर्किंग में कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट की, कि एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन में मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या चल रहे हैं देखें। सो मैथमेटिकल एस्पेक्ट एक तो क्लियर है, एक है रेडियस आर। आर कैसे है, एम वी बाई क्यू बी, क्लियर। तो मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू वी है, जितनी बड़ी रेडियस उतनी ज्यादा स्पीड, और जितनी ज्यादा स्पीड उतनी बड़ी रेडियस। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ मैं कितनी बड़ी स्पीड अचीव कर सकता हूं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा ना। आप छोटा सा साइक्लोट्रॉन ले लो, एक रूम जितना, तो मतलब कहाँ ज्यादा आप स्पीड अचीव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस है ना। तो अगर आपको v बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन चाहिए। इसलिए जो c की स्पीड अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं वो साइक्लोट्रॉन किलोमीटर्स में होते हैं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेडियस के साइक्लोट्रॉन। तो उसमें पूरा डी नहीं होता, उसमें क्या होता है, ट्यूब्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं इसमें कि v मैक्स कितना अचीव कर सकते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। v की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है। तो अगर v मैक्स चाहिए तो ये r क्या है, कैपिटल R हमने क्या लिखा हुआ है, रेडियस। वो d का रेडियस कितना है उतना ही ज्यादा v मैक्स हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर, किसी को डाउट? तो r क्या है, मैक्स रेडियस। मैक्स रेडियस से मीन रेडियस बोलते हैं एग्जैक्टली। तो वो जो इजेक्टिंग पॉइंट है चार्ज का, उसके तक की मीन रेडियस है, ठीक है। तो मीन रेडियस या फिर मैक्स रेडियस बोल सकते हैं, मैक्स रेडियस कितना है।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है वो कितनी स्पीड बढ़ा सकता है। डन। अच्छा, एक तो हुआ स्पीड के बारे में। अब है दूसरा फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करें। तो ये याद है, टाइम पीरियड याद है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m by q. या तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? qb by 2 pi m. या गुड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी बाय 2 पाई एम। ठीक है, तो अभी याद है कि अगर मैं बात करूं एम, अगर एम बहुत स्मॉल होता है, पता है ना आपको, एम बहुत ही स्मॉल होता है, एम बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू चार्ज। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की कंपेयर टू चार्ज, चार्ज कितना होता है 10⁻⁻19 की रेंज में, और मास कितना होता है 9 10⁻⁻31 माइनस की रेंज में। हाँ, तो इवन आपने बहुत बड़ा बी भी यूज किया तब भी क्या आप छोटी फ्रीक्वेंसी पा पाओगे क्या? नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल मास है, अगर वेरी स्मॉल मास, और हमें क्या चाहिए एज कंपेयर टू चार्ज, कंपेयर टू चार्ज। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी का मास बताएं, प्रोटॉन वगैरह का मास बताओ। 6 10 to the power minus 27. -27 में। तो आप फील करो यार, एक चीज है 10⁻⁻19 में, ठीक है, एक चीज है 10⁻⁻27 में, और ये आप लो मान लो मतलब आपने कुछ किलो की रेंज की ये लगा के रखी हुई है। आप समझ रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड इवन आपने स्मॉलर भी रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपको कम रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नहीं रखनी है। तो ये रेंज देखो कितनी है, ये 7 है, एक 9 है, मतलब 10⁻⁻ कितना -8 की रेंज में जा रहा है। ठीक है, तो ये अचीवेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दूं तो समझ लो आप कितनी ज्यादा हो जाएगी, 10⁻12 की रेंज की। तो 12 की रेंज की ला सकते हैं क्या फ्रीक्वेंसी? नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्मॉलर मास का पार्टिकल का हम एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की एसी करंट भी नहीं मिल सकती है हमें। तो एक चीज ये भी आप लोग को समझना है क्या, कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की एसी करंट नहीं मिल सकती, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है क्या, स्मॉलर पार्टिकल को नहीं एक्सेलरेट करा सकता। समझ आया क्या? हाँ हाँ. ओके, तो ये इसको अभी टेंशन नहीं लेना, अभी हम लिखेंगे इसकी लिमिटेशन में, लिखेंगे कि बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल को नहीं करा सकता। अच्छा, अभी हम क्या लिखने वाले थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज रिटर्न आ रहा है, हमारा एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स भी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली यही होगी। ये समझ आया सबको? जो फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से हमें एसी करंट चेंज करनी पड़ेगी। समझ आया? हाँ. ओके, ठीक है। सो ये चार्ज की फ्रीक्वेंसी थी और हमें एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी यही चलनी थी। उसके बाद जैसे वी मैक्स तो मैंने निकाल दिया, कभी कभी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा करता है कि चार्ज की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो मैक्सिमम एनर्जी अचीव्ड, और मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। डन। अभी वी मैक्स का यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं।
ओके, सो हमें क्या करना है, वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम देख सकते हैं कि कितनी हो जाएगी। डन। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब लोग याद रखें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, पूछा जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो मिलेगी वो लिख सकते हैं हम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम साइक्लोट्रॉन। चलो, तो बताओ यार, अभी किसी को कोई डाउट वर्किंग और थ्योरी में, किसी को कुछ भी डाउट? साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है, अभी इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी बताओ, साइक्लोट्रॉन के अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी डाउट? कैसे काम करता है, क्यों घूमता है, और कैसे वी मैक्स और कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सर या सर वो बड़े रेडियस के साइक्लोट्रॉन्स होते हैं ना, उनका सेटअप कहाँ होता है? वो अंडरग्राउंड रखा जाता है, मतलब जो टनल बनाई जाती है वो सरफेस से काफी नीचे, जैसे माइनिंग होता है ना, अंडरग्राउंड माइनिंग, ऊपर का सिटी अपना काम करता है, नीचे उनको वो सेटअप रखा जाता है। सो वो टनल भी ऐसे अंडरग्राउंड ही रखी जाती है। हाँ सर। ओके, सर और एक डाउट। हाँ पूछिए। सर इतने बड़े बड़े वो सब सर्कल बनाते हैं, पर उसका यूज क्या होता है साइक्लोट्रॉन का? साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है बताओ, अभी तो मैंने बताया था साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है। उन्होंने सिर्फ उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाइक की, इतना ही समझ में है सर, और ये सब डेरिवेशन सब समझ में है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई की, तो यही तो काम है भाई साइक्लोट्रॉन का, और काम क्या है, हमने यही तो लिखा ना। फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी बताएं, फर्स्ट लाइन किसी को याद है, दिखाऊं? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? करता है। हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। वही सर, चार्ज को एक्सीलरेट करने के बाद उसका क्या करते हैं? अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट स्पीड पे चाहिए, बहुत सारे काम है। एक चार्ज पार्टिकल का जो पेनिट्रेशन लेवल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जब रेडियो एक्टिविटी नहीं था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में नहीं पता था कि अल्फा रेज गामा रेज ये चार्ज पार्टिकल की रेज कैसे हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमें जरूरत पड़ती है ना चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। हाँ हाँ। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हमें मतलब एक्सपेरिमेंटल जो जरूरत है वो है वहां पर। हाँ सर। ठीक है, ओके। चले, तो अगर एग्जैक्टली मैं बता रहा था आप लोग को कि थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक आपको फिगर के थ्रू समझा देते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेट जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल पे भी हो सकता है वो। सर या सर वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यू बी आर होल स्क्वायर अपॉन 2m है ना, उसमें हाँ, उसमें वो हमने सीधे वाले फॉर्मूले से मतलब एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2m। सॉरी आपका वॉइस आ नहीं रहा अभी, एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं आप? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर वो p स्क्वायर बाय 2m से कंपेयर कर सकते हैं क्या, मतलब इसको किससे? p स्क्वायर बाय 2m, वो पुराना जो फॉर्मूला है। ओके, पी स्क्वायर बाई 2m से बिल्कुल कर सकते हैं। सो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि उसका मोमेंटम जो है वो क्यू बी आर है। ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप चाहिए तो इसे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? पी स्क्वायर बाई 2m से। ठीक है, सो
इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेयर पी क्या हो जाएगा, क्यू बी आर। एंड एज वी नो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है ना ये चीज। आर का फॉर्मूला क्या था, एम वी बाई क्यू बी। तो वहां पर मैंने ये चीज लिखाई थी कि सारा कुछ यार यही फॉर्मूला है, आप चाहिए तो कैसे भी उनको इधर उधर कर सकते हो, देख रहे हो। तो वो हाँ। वही है, अगर आपको कभी टेंशन लगे तो आप बस ये चीज यूज कर सकते हो, पी स्क्वायर बाई 2m, और पी को एम वी को निकाल सकते हो यहाँ से। सो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी आर। हाँ। क्लियर है? हाँ। ओके। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन का इमेज दिखा रहा था आप लोग को। इस फिगर में आप देख सकते हो साइक्लोट्रॉन, देखो इसमें स्ट्रेट नहीं है। क्या चीजें मैं समझाना चाह रहा था, ये कर्व स्ट्रेट नहीं है। आपको दिख रहा है सर्किल में ना कि ये कर्वेचर है, आप देख पा रहे हो ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि बुक्स में बना देता है ये एकदम स्ट्रेट, बट जरूरी नहीं, डिपेंड करेगा कि ये किस एंगल पे एंटर किया है। जिस एंगल पे एंटर किया उसके अकॉर्डिंग आएगा। समझ आया? हाँ हाँ ठीक है, तो वो चीज है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे किया और इस तरीके से एडजस्ट किया कि 90 डिग्री हो जाए यहाँ तक आने तक। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट देख सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया है वहां पर वो सर्कुलर फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो ये था साइक्लोट्रॉन और उसका सॉल्विंग कैसा है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो वर्किंग समझ में आया, वर्किंग लिख दोगे, हाँ सर। वर्किंग में किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, अब बात आते हैं लिमिटेशंस में। लिमिटेशंस क्या है, नंबर 1 बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। कोई बताएगा क्यों? वो चार्ज जीरो हो मैग्नेटिक जाएगा ना। चार्ज हाँ, हो जाएगा। अगर न्यूट्रल पार्टिकल है, विदाउट चार्ज है, तो भाई ना ही E कुछ काम करने वाला है ना ही B कुछ काम करने वाला है। समझ आया ना। तो मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि ऐसे एक स्टोन को रख दो और उसमें एक्सेलरेट करा दो स्टोन को, एक बुलेट रख दो और बुलेट को एक्सेलरेट करा दो। नहीं, किसे सिर्फ एक्सेलरेट करा सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को। डन। हाँ हाँ सर। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्मॉलर मास के पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एसी चाहिए होगा। क्लियर? सो इट कैंट it can't be used for very less mass. Sorry, it can be used for charged particles with very less mass because of high frequency requirement. ओके, सो हाई फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट की वजह से इसे नहीं यूज कर सकते हैं। थर्ड अगर बात करें तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का मास भी कम है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मास बदलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक इलेक्ट्रॉन।
थर्ड, अभी एक चीज क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लाइक मास पार्टिकल इन द रेंज ऑफ सी। तो साइक्लोट्रॉन में काफी सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। क्यों चेंजेस करने पड़ते हैं? क्योंकि आप वेलोसिटी सी की रेंज में नहीं ला सकते हो साइक्लोट्रॉन से, ठीक है। तो जो नए साइक्लोट्रॉन है बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड बनाए जाते हैं। क्लियर? क्यों बनाए जाते हैं, रीजन क्या है? बिकॉज जब भी कोई स्पीड सी की रेंज में पहुंचती है तो वहां पर क्या लगने लगती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगने लग जाती है। मतलब क्या है, मैं लिखता हूं, सो इट कैन बी यूज्ड ओके। तो होता क्या है कि अगर हम लाइट की स्पीड के रेंज में जाते हैं तो मास क्या होता है, वेरी करता है। किसी भी मास वाले पार्टिकल की बात करें तो मास वेरी करता है। इसका मतलब अगर मैं v इज इक्वल टू सी रख दूं, बताओ m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m0। m0 आएगी। अच्छे से देखो, इन्फिनिटी। फाइनाइट। इनफाइनाइट आ जाएगी। तो बेसिकली आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलने लगेगा तो उसका थ्योरेटिकल मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए टिल नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास कैन नॉट रीच टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये थ्योरी अभी तक पूरा जस्टिफाई करती है उसको कि हाँ लाइट की स्पीड तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, अदरवाइज थ्योरेटिकली उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इवन एक छोटा सा पार्टिकल, और ये मान लो पूरा एक पूरा पूरा हिमालय है, ये छोटा सा पार्टिकल जब इससे कोलाइड करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट तो ये मानो इसका मास इनफाइनाइट है। समझ सकते हो कोलिजन क्या आएगा, ये पूरे इसको ब्रेक कर देगा थ्योरेटिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली इसका मास इनफाइनाइट है, मतलब ये इसको पूरे को इनफाइनाइटली इंपैक्ट कर सकता है, ठीक। बट पॉइंट ये कि कोई भी मास अर्थ पे कभी भी इस स्पीड पे ले जाके नहीं देखा गया, कभी भी कोई सी की स्पीड पे मास नहीं पहुंचा है। तो बट लेट्स से हमने सी बाई 100 अचीव किया है, हमने सी बाई 100 अचीव कर रखा हुआ है। तो अगर हमने किसी पार्टिकल को सी बाई 100 से किया तो यहाँ पे अपन सॉल्व करके कर सकते हैं कि 10⁻⁻⁴ की रेंज में उसमें थोड़ी सी मास में एरर आने लग गई है। तो हमने 10 इसका सी बाई 100 की स्पीड पे ले जाके इम्पैक्ट करा के चेक किया और कोलिजन से सॉल्व किया तो आंसर आता है इस रेंज में कि यार उसका मास बदल चुका है। समझ आया? तो इसका मतलब ये कि अगर चार्ज पार्टिकल सी के रेंज में जाएगा तो एम बदल जाएगा ना। अब आप सोचो सर एम बदल जाएगा तो टेंशन क्या है, एम बदल जाएगा तो टेंशन है ये क्या, अगर इफ एम वेरी करने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करने लगेगी ना। और आप एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करा सकते हो, आपको एक फिक्स सोर्स लेना पड़ता है कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक हम बदल सकते हैं। समझ आया? तो अगर मास वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें बहुत ज्यादा वेरी करनी पड़ेगी, जिस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो मास वेरीज एज दिस, so the frequency
of AC required will change। ठीक है, तो इसलिए ये सिनेरियो हम नहीं रखते यहाँ पर। समझ आया क्या? हाँ सर। आपको पॉइंट समझ आया? ओके गुड। और एक तो बहुत बेसिक्स है, ये लिखना नहीं बोर्ड्स में, मतलब अगर पेज भरना है तो लिख दो। साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि उतना पोर्टेबल नहीं होता, इधर उधर ऐसे ले नहीं जा सकते हो साइज बड़े होने की वजह से। ओके, सो इट्स bigger size is also a problem. ओके ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस थी। समझ आया यार साइक्लोट्रॉन? बताओ किसी को साइक्लोट्रॉन में डाउट है कुछ? नो सर। ओके नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात है यार, साइक्लोट्रॉन समझ में आया। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं बोर्ड्स का। ठीक है, बोर्ड्स में से साइक्लोट्रॉन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ओके सो मैग्नेटिज्म चैप्टर है हमारा। मैंने बताया बोर्ड्स में आपके एक ही चैप्टर में सब कुछ दे दिया है, दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और सब कुछ दे दिया है। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हाँ, हम एक बार पूरा अच्छे से रिव्यू करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली और आपको क्या सॉल्विंग स्टार्ट कर देना चाहिए पूरा। पहले तो यार इंट्रोडक्शन, वो तो आप लोग पढ़ ही लोगे कि क्या क्या है, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, ऑर्स्टेड ने कैसे स्टार्ट किया, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ऑर्स्टेड ने कैसे थंब रूल दिया अपना, राइट हैंड थंब रूल, वो चीज़ें हैं तो वो आप कर लेंगे। ओके हाँ। फिर आता है 10.2 दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मतलब काम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बट दिया क्या है पहली हेडिंग, मैग्नेटिक फोर्सेस। कोई बात नहीं है, हम मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ लेंगे। हमने आपको बताया सारे फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे पढ़े हैं, प्लस चार्ज के लिए कैसे देखते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे देखते हैं, और लॉरेंज फोर्स क्या होता है। यस। देन ये सारा Yes. कुछ है, आप एक बार रीड करेंगे, सारा कुछ सिखाया हुआ है। फिर डायरेक्शन ये भी सिखाया हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बताया हुआ है, और जो जर्नल पाम रूल से हम करते हैं वो भी। ठीक है, तो इस पे आप लोग एक बार देख लेंगे कि राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालना, तो ये रीड कर लेंगे और सीख लेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए क्या डायरेक्शन। फिर है साइक्लोट्रॉन मोशन, मतलब सर्किल में कैसे घूमता है वो वाली मोशन। ठीक, तो ये हमने पढ़ाई है, और ये जो अभी हमने बताया था सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस करता है और P इज इक्वल टू क्यू बी आर आता है। सबको क्लियर है? हाईलाइटेड पार्ट यस सर। अभी यही डिस्कस किया था यार, एम वी इज इक्वल टू पी और वो क्यू बी आर हो जाएगा। हाँ अब है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक्सेलरेटर बोल रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, समझाया मैंने। ठीक, तो ये दो डीज हैं और इसने कैसा बना दिया, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल बना दिया है। ठीक है, जैसा बनाया आप लोग बोर्ड्स में वैसे ही बना के आ जाओगे। समझ गए? हाँ। ठीक है, ये आर एग्जिट जो होती है, मैक्सिमम रेडियस, वो सारी चीजें। तो फिगर आप लोग ऐसे ही बनाओ, मेरे तरह ऐसा स्ट्रेट मत बनाना। ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला बनाओगे, कोई टेंशन नहीं सर। नहीं। गुड, तो पूरा मैंने प्रोसीजर समझा दिया है कैसे काम करता है, आप लोग एक बार रीड कर लोगे। फिर ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये सब समझ आया ना? हाँ सर। हाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को एक्चुअली यार एग्जिट से रीड कर रहा है। एक बार हम भी थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट टर्म यूज कर लेते हैं जिससे आपको टेंशन ना हो। ये जो मैक्स रेडियस है टिल इजेक्टिंग पॉइंट, इसको आर एग्जिट बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड्स के उसमें ऐड करते जाएंगे, आर एग्जिट लिख दिया करेंगे। ठीक है, चले
फिर आ गई भाई हेलिकल मोशन। यार आप लोग को समझ आ रहा है कि कितना रैंडम अरेंज्ड है आपका बोर्ड्स का बुक? हाँ दिख रहा है? बीच में अचानक से साइक्लोट्रॉन की एंट्री करा दी, इंस्ट्रूमेंट पूरा एंट्री करा दी, अब बीच में हेलिकल मोशन ले आया। तो जो पैटर्न है वो आप मेरी तरह फॉलो करेंगे जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है? बस आपको ये देखना है कि बोर्ड्स की बुक रीड करना है, कोई भी पॉइंट रह नहीं जाए। स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, करंट कैरिंग, क्लियर है ये करंट कैरिंग वायर? ठीक है। हाँ एक मिनट, ये सारा तो डिस्कस कर लेंगे, हम मेन डिस्कस करने वाले थे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सबको समझ आ गया ना? तो साइक्लोट्रॉन अच्छे से एकदम आप लोग बता देंगे और पूरा डिटेल में। जो मैंने 2 फिगर दिए हैं, इसने सिर्फ एक ही बनाया है, मुझे लगा इस बुक में 3D बनाया होगा, 3D नहीं बनाया, कोई बात नहीं है। 2D में ही आप लोग एटलीस्ट 2 फिगर जरूर बनाएंगे कि क्लियर रहता है पूरा एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन कैसे दिखने वाला है। ओके, फिर है बायो सेवर्ट्स लॉ, आर्बिट्री शेप वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये सब कुछ हम बता चुके हैं, आप एक बार बस रीड करना है। पहले पूरा नोट्स हमारा पढ़ लेना है। टेस्ट में वैसे काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो एक्सपेक्ट की सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। कुछ नहीं आता है तो पूछ सकते हो। फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो 0 होता है, क्लोज में हमने चेक करके बताया भी था कि एल इफेक्टिव क्या आ जाता है, 0। याद है? डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन 0 होता है, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, 2πr। तो ये चीज है। फिर है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं बताया इसने कि यार एम क्या चीज होती है, और सीधे क्या कैलकुलेट करने लग गया, टॉर्क। अब आप लोग को पता ना टॉर्क क्यों लगेगा? आप जानते हैं एम क्या होता है, बताओ? मैग्नेटिक एक मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और ये बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल। गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अब बिकॉज बोर्ड्स में जिस तरीके से है वो सारी चीज़ें पढ़ना है हमें और करना है। तो ये देखिए, उसने वो लूप बनाया, मैग्नेटिक फील्ड रखी, एंगल वगैरह बनाया और उसको कैलकुलेट कर दिया फोर्स को, ठीक है? अच्छा, इसने क्या किया, पूरा कैलकुलेट किया है सारे फोर्सेस, तो टेंशन नहीं लेना है, हम भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अलग तरीके से। किसी को याद आ रहा है? एक लूप पे हमने सारे फोर्सेस कैलकुलेट किए थे, याद आ रहा है? हाँ फिर बताया था कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा कौन सा कम। तो बिकॉज ये प्लेनर है, सारे लूप कैंसिल हो जाते हैं। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती तो फोर्सेस कैसे लगते हैं, इन पे तो नहीं लगते हैं, बट इस पे फोर्स जो होता है वो इनटू द प्लेन लगता, और इस पे अबव द प्लेन, मतलब क्या लगता है इस पॉइंट के अबव, टॉर्क, ठीक है? तो वो चीज हमने डिस्कस ऑलरेडी की है कि ये किस तरफ घूमने वाला है, याद है? ऐसे सर्किल बना के हाँ चेक सर। किया था कि इस वायर पे और इस वायर पे फोर्स कैसे लगेगा और वो कैसे घूमने वाला है, ठीक है? तो आप बोर्ड्स वाले मेथड से भी आप ये चीज याद रखेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज बताया, बोर्ड्स में क्या किया है, सारे वायर को एकदम निकाला है फोर्स इनटू डिस्टेंस करके, तो वो भी आप लोग याद रख लेंगे। डन? हाँ सर। ठीक है, तो ये चीजें एक बार देख लेंगे। एट देन फॉर्मूला वही आने वाला है, दिख रहा है ये एम लिखा हुआ है। हाँ तो आप एम से मत करिए, बोर्ड्स में आपके एम नहीं यूज किया है। उसने क्या किया है, टॉर्क निकाला है फोर्स इनटू डिस्टेंस से, समझ आया? और फोर्स क्या हो जाएगा, IBL, याद है? हाँ सर। और ये L और L स्क्वायर क्या बनेगा, एरिया बनेगा। तो इस स्टेप में आप एक बार सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यार, ये जो है हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली आपका पूरा जो मैग्नेटिज्म होता है ना, 3 चैप्टर्स मैंने बताए थे मैग्नेटिज्म में, तीनों एक ही चैप्टर में दे दिया है बोर्ड्स में। तो फिर अभी छोड़ते हैं बोर्ड्स का, होल्ड करते हैं, क्योंकि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर डाइपोल आ गया यार, डाइपोल की एनर्जी वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं ना?
इसने शायद उसको m को म्यू लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपकी बुक में जो डाइपोल मोमेंट m है उसको क्या लिख रहा है, म्यू लिख रहा है। बी केयरफुल, m मत लिख के चले आना बोर्ड्स में। क्या लिख रहा है सारा, म्यू। म्यू, ठीक है। तो यार जो बोर्ड्स की बुक देखेगा नहीं तो फिर तो मत बोलना कि सर क्या कर दिया। आप जो आपके बोर्ड्स के बुक में सिंबल यूज किया है आप वही लिख के आओ, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, याद है लेक्चर 2, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यस। हाँ ओके गुड, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्क, पढ़ चुके हैं। हाँ याद आ रहा है जो हाईलाइट किया सेक्शन, हाँ ठीक है। रीडिंग करना है, रीडिंग करना है। याद आ रहा है ये, एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे हाँ सर। हाँ सर। फॉर्मूला, ठीक है। चले बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोग को होमवर्क पता है क्या दूंगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ सर्कुलर लूप ड्रॉ की हुई है, सोलेनॉइड को समझाने से पहले बताया था, ठीक है। हाँ चले अभी आप लोग क्या करो यार, एम्पियर्स लॉ पूरा बता ही चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। फिर यूजिंग एम्पियर्स लॉ सोलेनॉइड का सॉल्व करना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस, फिर बस काफ़ी है। टोरॉइड, साइक्लॉइड है और टोरॉइड है। तो बेसिकली यार मैं अभी आपका होमवर्क अगर बोलूँ तो नेक्स्ट लेक्चर से हमें जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ बोर्ड्स का बुक सब लोग पढ़ लो। बोर्ड्स का सिर्फ एक चीज बचा है, क्या, एमसीजी। एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल मूविंग मूविंग कॉइल कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये छोड़ के बाकी पूरा बोर्ड्स पढ़ लो यार और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अभी पीछे एक्सरसाइज मत प्रैक्टिस करना, कोई भी एक्सरसाइज मत प्रैक्टिस करना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होने के बाद कर लेना। कम से कम अभी 2 डेज आपको रीडिंग में लगेगा। अच्छे से प्रॉपरली रीड करो, सारे डेरिवेशन याद करो, अच्छे से सारी चीजें करो, बोर्ड्स का प्रैक्टिस, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को छोड़ के बाकी पूरा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 2 लेक्चर तक में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड्स का अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अभी कोई प्रैक्टिस शीट और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स का प्रैक्टिस करें और जो रिवीजन टेस्ट हो रहा है उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चले यार, तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं। आप लोग सर प्रॉपरली थोड़ा सा या सर एक डाउट थी। पूछिए। सनलाइट फोटॉन्स की जैसे आती है या फिर किसी और वेव्स में आती है? दोनों में आती है, दोनों थ्योरीज है। अगर सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, अरे सिंपल सी बात है, सपोज एक ह्यूमन है, ठीक है। अब अगर वो कभी एंगर शो करता है तो क्या उसे मतलब ये बोल दोगे क्या कि नहीं ही इज अ एंग्री मैन ओनली, ही कैन नेवर बी बिहेव लाइक अ चार्मिंग? नहीं। To define him only as an angry man, is it justified? No. No. So that means sometimes it behaves like angry man, and sometimes it's charming. He's charming also. So which we mean कि ऐसा नहीं है कि बस this is the property. Both are its existing properties, and we have experiment कि हाँ गुस्सा भी हो सकता है और हाँ बहुत अच्छे से भी बात कर सकता है, ठीक है। तो that means that's what any object or any identity is. It can have multiple behaviors. So the same goes with light also. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चेक किए तो वो पार्टिकल की तरह, फोटोन की तरह बिहेव कर रही है, और बहुत सारी चीजें चेक की है तो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है। दैट मीन्स इट हैज बोथ नेचर्स। ह्यूमन में तो बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ 2 ही बात की है। समझ आया क्या? हाँ सर। और सर फिर अगर वो लाइट की तरह होते तो स्पीड भी होगा, तो सनलाइट का मास इनफाइनाइट होके तो अर्थ से टकराएगा ना। नहीं, मैंने वही बताया ना कि उस समय वो एंग्री नहीं है,
उस समय वो एंग्री नहीं है, वो क्या है, वेव है। हाँ क्लियर? सो टू टॉक अबाउट देयर मासेस इज नॉट गुड। तो मैंने बताया कि डिफरेंट फिनोमिना है। अच्छा, मैथमेटिकली तो ठीक है, एम इनफाइनाइट होना चाहिए तो फिर ये सिचुएशन आएगी, बट तब हम ये जानते हैं कि वो मासलेस वर्क करता है जब वो वेव की तरह काम करता है। ठीक है, सो आप टेंशन नहीं ले, ये पूरा हमारा एक चैप्टर है डन। उस चैप्टर में हाँ हम इस बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या है। चले, कोई और डाउट? ओके हो गया यार। तो प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस आप लोग वो करते रहो, और बोर्ड्स का जो मैंने बताया यार चैप्टर कंप्लीट है, आप लोग थोड़ा सा बोर्ड्स का रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ चलो हाँ कोई सर। डाउट रहे तो बताएंगे आप हमें। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय 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 बाय। सर। बाय सर।